हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 03 जो कि आपका है हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन के ऊपर। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप सभी के पास ये सब्जेक्ट होगा हिस्टोरियोग्राफी। तो यहाँ पर आज मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोगों का जो एग्जाम है दिसंबर में 2023 को, आज की वीडियो में क्विक एक रिवीजन करने वाले हैं कि यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑलरेडी वैसे मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में MHI 03 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप लोग को प्लेलिस्ट को पूरे कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हो कि अभी तक आपके प्रीवियस ईयर्स में कौन-कौन से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। और मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि दिसंबर 2023 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के मैं क्विक रिवीजन की बात कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम स्टोरियोग्राफी पर भी एक वीडियो लेकर के आइए जिसके अंदर आप कौन-कौन से टॉपिक में क्या-क्या और किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप करे। हम इसमें सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक बार आपने इस चीज को समझ लिया तो आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार पहले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दो। आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे जो इग्नू से MA हिस्ट्री कर रहे होंगे तो उनकी भी एक हेल्प हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट ब्लॉक से। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ब्लॉक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप सभी ने फर्स्ट ब्लॉक अच्छे तरीके से पढ़ के चले गए तो यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वो भी 30 मार्क्स। एक क्वेश्चन आएगा आपके 20 मार्क्स में और एक आएगा 10 में। बहुत ही इजी ब्लॉक है, ऐसा कुछ नहीं है कि टफ है हम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारा, क्योंकि आगे आप लोगों को ऐसा हुआ कि, तो मैं अभी स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, बहुत केयरफुल तरीके से आपको सुनना और समझना है। तो दिसंबर में जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं वो तो मैं आपको आज के में क्विक रिवीजन के साथ बता रही हूँ। लेकिन जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, जो जून सेशन के स्टूडेंट्स हैं जिनका जून सेशन में होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप सभी के लिए पेड क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। तो एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। 1 जनवरी से आपकी नई क्लासेस यहाँ पे शुरू होने वाली है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग भी यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस और नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप में कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे 8882196980 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो प्ले स्टोर पे जाकर के हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी आपको MSI 03 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप वहां पर भी उसको परचेज कर सकते हैं, जो कि 100% है कि उस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको आपके एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, पूरे कंप्लीटली नोट्स हैं और सारे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो आप इजीली से उसको कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है आपके एग्जाम के लिए, जो ठीक है, तो आप वो काम भी कर सकते हो। और सिंगल अगर कोई नोट्स खरीदना चाहता है अपने दिसंबर 2023 के एग्जाम के लिए तो भी आप सिंगल नोट्स भी परचेज कर सकते हो। तो उसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी जो नहीं खरीद सकते, जिन्हों को सिर्फ थोड़ी बातें समझनी है, तो वो आज की वीडियो को एंड तक बने रहना, बहुत केयरफुल तरीके से समझना है। चलिए मेन बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका जर्नलाइजेशन, जो कि है आपका सामान्यकरण के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम स्टोरियोग्राफी पढ़ रहे हैं और सामान्यकरण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके जितने भी इतिहासकार होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, ये कुछ भी अगर हिस्ट्री राइटिंग लिखते हैं तो उसमें सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद, बिना एनालिस करे उसको ऑब्जर्व करे, सारे रिकॉर्ड डाटा कलेक्ट करने के बाद ही वो अपनी बुक के अंदर उस चीजों को मेंशन करते हैं। उसे ही कहते हैं जर्नलाइजेशन, जहाँ पे इतिहासकार जो है वो अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर वो इस सामान्यकरण के थ्रू क्या करेंगे, जर्नलाइजेशन के थ्रू लोगों तक उसको इंटरेस्ट बढ़ाएंगे ताकि लोग उसको पढ़ें। आज आप देखो हिस्ट्री में ऐसे बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम लोग आपको देखने को मिलेंगे जिसमें सबको इंटरेस्ट कम होता है। आज आप इग्नू की बुक उठा के देख लो, उसको खोलेंगे, नई नई बुक रहती है, सबको इंटरेस्ट रहता है, खोलते हैं एक पेज देखते हैं, उसके बाद उसको कोई पूरे साल भर नहीं खोलता और रख देता है ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, सभी नहीं करा, सभी यही करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं है। उसमें कोई भी, आप एक होता है ना बुक को इंटरेस्टिंग बनाना, कि अगर किसी को उसको पढ़ने का मन ना भी करे तो वो फिर भी उसको पढ़े। तो वो चीज यहाँ पर करने की कोशिश इतिहासकारों ने की है।
ठीक है? जैसे अगर हम उसमें कोई डायग्राम बनाते, पिक्चर शो करते, थोड़े अलग तरीके से कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, अच्छा इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या हुआ होगा, तो उससे पढ़ते हैं। ठीक है? लेकिन कुछ हैं जो ऑब्वियस है, जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं वो तो पढ़ेंगे, अब चाहे बुक कैसी भी हो, लेकिन मैं बाकी सबकी भी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में मैं इसके बारे में बात करेंगे। तो मेन बात आपको इस चैप्टर में क्या समझ आनी है कि यहाँ पर जर्नलाइजेशन का मतलब क्या है, कि यहाँ पर आप क्या करोगे, डाटा को कलेक्ट करोगे, फैक्ट देखोगे और यहाँ पर हर एक चीज को कंपेयर करोगे। जब सारी चीजें आप एनालिसिस कर लोगे, उसके बाद आप अपनी जो स्टोरियंस है वो हिस्ट्री राइटिंग में अपनी बातें लिखती है। ठीक है? यहाँ पर जो स्टोरियन का नाम आपको याद रखना है वो है आपके मार्क ब्लॉच। देखो डिटेल में तो नहीं, बट हाँ किसमें क्या लिख सकते हो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। मार्क ब्लॉक ने भी यहाँ पर पूरे अच्छे खासे तरीके से जर्नलाइजेशन के बारे में बताया है कि कैसे स्टोरियन जो है प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि स्टोरियन में इतिहासकार जो होते हैं वो ऐसा नहीं अपनी किताबों में कुछ भी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आज हम इन फ्यूचर में हम सब उसको पढ़ रहे हैं कि हाँ पास्ट में ऐसी कौन सी इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो हम कैसे पढ़ पा रहे हैं, क्यों पढ़ पा रहे हैं? जब स्टोरियंस ने हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करी है तो। ठीक है? कि उस टाइम पर कैसा रिलीजन आपका रहा, कि उस टाइम पर कैसे कास्ट थे, ये सारे इवेंट। तो जर्नलाइजेशन में क्या पॉइंट याद रखना है कि पहला, ये जब जर्नलाइजेशन होता है तो इसका मेन फोकस क्या होता है कि ये आपके हिस्ट्री को क्या बनाता है, इंटरेस्टिंग। ये इसका पहला काम है। ठीक है? क्योंकि हम सबको थोड़ा बहुत रहता है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ होगा। दूसरा, ये जर्नलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके जो लोग हैं उस समय के क्या करते हैं, फैक्ट को ढूंढते हैं। ठीक है? नेक्स्ट मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर और क्या होता है कि यहाँ पर हम इतिहास को आज पढ़ते हैं तो आप उसको किस में पढ़ते हो, पीरियड्स में। तो यहाँ पर जो आपके टाइम पीरियड्स हैं हमने इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है? कि इस समय पे इस टाइम से इस टाइम पीरियड पे ये हुआ, या हिस्ट्री को हमने एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न में डिवाइड कर रखा है, वर्ल्ड में डिवाइड कर रखा है। और हर समय पर अलग अलग चीजों को बताया हुआ है और कितनी बातों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 100% श्योरिटी के साथ हम इसमें नहीं बोल सकते। तो ये चीज आप इसमें बताओगे जर्नलाइजेशन में। नेक्स्ट आपके जर्नलाइजेशन से जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाएगा कि जर्नलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको टाइप्स भी एक्सप्लेन करना है। जर्नलाइजेशन 10 या 20 मार्क्स में आपको जरूर मिलेगा, वो उनकी चॉइस है कि वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 3 लेवल के आपको जर्नलाइजेशन देखने को मिलेगा, लो लेवल, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मिडिल लेवल, और नेक्स्ट अगर हम बात करें वाइड लेवल। ये 3 लेवल में आपको इसको एक्सप्लेन, यानी कि आपका जो निम्न स्तरीय है, मध्य स्तरीय और व्यापक स्तरीय, ये 3 तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपके जर्नलाइजेशन से आपके जर्नलाइजेशन का सामान्यकरण का रोल पूछा जाता है। तो जर्नलाइजेशन जो है इसका रोल आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यहाँ पर वो हिस्ट्री राइटिंग लिखने में, ताकि जितने भी हिस्टोरियंस है, इतिहासकार है, वो फैक्ट देखते हैं। ठीक है? और डाटा देखेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, और आपके जो भी स्टोरियंस है, जो जिसका जो भी इवेंट्स होगा, तो ये सारी चीजें स्टोरियन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सारी चीजों को सिंपल तरीके से समझ सके। ठीक है? तो हिस्ट्री राइटिंग में जो रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ एक पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे आपका पहला हो सकता है एड्स इन सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है? तो ये आपको फैक्ट्स को सिलेक्ट करने में मदद करता है। जर्नलाइजेशन करोगे ना तो आप फैक्ट में ये आपको मदद करेगा कि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं तो स्टोरियन सर्च करते हैं, फिर बहुत सारे सिलेक्शन के बाद वो देखते हैं, सबके कुछ प्रिंसिपल्स को देखा जाता है उसके बाद, तो ये इसकी हेल्प करेगा। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट्स। देखो रोल या टाइप, मैक्स रोल सबसे ज्यादा आता है, अगर 10 मार्क्स में भी आएगा तो रोल ही आपसे पूछा जाएगा, फॉर एन एनालिसिस। ठीक है? तो यहाँ पर आपके जो स्टोरियंस हैं वो एक कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं आपके फैक्ट्स को और ग्रुप को, ताकि वो यहाँ पर उसको एनालिसिस कर सके और कौन सी कितनी बात सही है वो सारी बातें आपको यहाँ बताएंगे। रोल में जो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, प्रोवाइड मीनिंग। ठीक है? ये पॉइंट तो आपको सारे याद होने चाहिए। टू अनटाइडी फैक्ट्स। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जो जर्नलाइजेशन के थ्रू डाटा हुआ फैक्ट्स हुए, ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? कि कौन सी बात सही है कौन सी नहीं। क्योंकि देखो स्टोरियोग्राफी में इतिहासकार ये नहीं है कि वो
किसी की भी कोई भी किसी ने कोई बात बोली तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिख दी, नहीं। जब तक पूरी श्योरिटी के साथ वो खुद उस जगह पे नहीं जाएँगे, उन्होंने खुद वो नहीं देखा होगा, तब तक वो बात वो अपने बुक के अंदर मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें बता सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर आपके नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है मोटिवेशन टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स। तो यहाँ पर जनरलाइजेशन लीड करता है स्टोरियंस को, ताकि वो क्या देख सके, नए नए फैक्ट्स और सोर्सेज को देख सके। तो ये सारी चीजें, इसी के साथ मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पेड क्लासेस लेनी होती है और उनको रहता है कि मैम आप डेमो बताओ कि आप क्लासेस कैसे लेते हो। तो जैसे आप ये क्लास देख रहे हो ना, इसी तरीके से हम ये क्लासेस लेते हैं और इसी तरीके से ही आपको वहाँ समझाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। नोट्स भी बाइलिंगुअल होगा, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम में ये हेल्प होगी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 5th पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपको क्या करता है, स्टूडेंट की हेल्प करता है, हेल्प स्टूडेंट्स इन रिसर्च। तो ये सारी बातें कि जर्नलाइजेशन का आखिरकार रोल क्या होता है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में लिखना है। तो यहाँ से अगर ये चीजें आएंगी तो चलिए आगे बढ़ेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ। तो वो है आपका कॉशन। सेकंड चैप्टर में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कॉशन मतलब है आपका कार्य कारण संबंधी, यानी कि नाम से ही काम समझ आ रहा है। इस हिस्ट्री राइटिंग में हम कुछ भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी पास्ट में इंसिडेंट्स आखिरकार हुए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता ही होता है, बिना किसी रीजन के कोई भी चीजें नहीं हो जाती। ये सब कुछ हमें इस सेकंड चैप्टर में बताना है। क्लियर हो गया? तो हिस्ट्री राइटिंग में यहाँ पर जब राइटिंग शुरू हुई तो शुरुआत ही किससे हुई थी, वाई, क्यों से हुई थी। क्यों? कि आखिरकार ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। मान लो आपका कोई रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो कोई भी चीज अगर हुई तो क्यों हुई, तो पहला क्वेश्चन तो यही उठता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर अगर कोई भी चीज हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता ही होता है, और कॉज भी एक ही नहीं होते, उसमें आपके पॉलिटिकल कॉज भी होते हैं, उसमें आपके सोशल कॉज भी होते हैं, उसमें आपके इकोनॉमिक कॉज भी होते हैं। ठीक है, राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक कारण के ही वजह से ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो विदाउट, यानी कि बिना किसी कारण के कोई इतिहास है ही नहीं, कोई हिस्ट्री हो ही नहीं सकती। ठीक है, और ना ही कोई चीज हो सकती है, ना ही कोई इंसिडेंट हो सकता है। ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर समझाना है। अगर कहीं कोई भी चीज हुई है, कोई रेवोल्यूशन हुआ है, कोई वॉर हुआ है, कोई मूवमेंट या कोई आंदोलन चला है, तो ऑब्वियस है उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड रहा होगा। ये सारा कुछ आपको इस वाले चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया? चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है थर्ड, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मैक्सिमम फर्स्ट और सेकंड से ही आता है, लेकिन जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में थर्ड से भी मिल जाएगा। तो इसलिए थर्ड को आप एक रीड करके जा सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड पे ज्यादा फोकस रखना। बट ऐसा नहीं है कि थर्ड स्किप कर दोगे, थर्ड पे भी पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन, वस्तुपरकता और व्याख्या, ये आपके चैप्टर का नाम है। अगर ये यहाँ से आए तो क्या करना है, तो यहाँ पर है इस चैप्टर के अंदर कि कोई भी पास्ट में कोई भी इंसिडेंस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इतिहासकार ने, जो आपके हिस्टोरियंस है, वो सारी चीजें इसमें पेश करी हैं। ठीक है, और उन्होंने, जो हिस्टोरियंस हैं आपके, ऑब्जेक्टिविटी या फिर मैं अगर मैं बात करूँ आपकी वस्तुपरकता, इसका भी ध्यान रखा गया है, इतिहासकारों ने इसका भी ध्यान रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिविटी की, अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिविटी आपके हिस्ट्री राइटिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो भी इवेंट्स पास्ट में हुए हैं, ठीक है, वो सब पे फोकस, कि वेस्टर्न स्टोरियंस, जो वेस्टर्न इतिहासकार है, पश्चिम के जो इतिहासकार है, उन्होंने पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ अपनी पूरी हिस्ट्री राइटिंग लिखी है, पूरे जो हिस्टोरिकल डाटा हुए, इवेंट्स हुए, उसको कलेक्ट करके। ठीक है, जैसे कि अगर आपको इसमें नाम याद रखना है तो आपको एक हिस्टोरियन का नाम याद रखना है, पेटर नोविक।
ये आपके एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, ठीक है? इसी तरीके से आप नेक्स्ट नाम इसमें आपको याद रखना है, थॉमस हैस्कल। देखो एमएचआई 3 की मैं बात करूँ तो मेनली फोकस हिस्टोरियोग्राफी पे रखना है, यानी कि हिस्टोरियंस और उसके बुक्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने माइंड में रखा कि चलो इतने हिस्टोरियंस के नाम क्यों ही लिखना है या इनकी बुक का नाम, तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब हमारी बुक हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर है तो यहाँ पर आपके हिस्टोरियंस और उनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से हिस्टोरियन ने कौन सी बात कही है या कौन से हिस्टोरियन ने कौन सी बुक लिखी है, उस बुक के अंदर उन्होंने क्या मेंशन किया है, ये याद करना ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बुक के अंदर। एमएचआई 03 के एग्जाम के लिए मैं आप सबको पहली चीज तो यही बता देती हूँ। तो मेनली आपको इस देखो, जिसमें से बहुत ज्यादा टॉपिक में ज्यादा स्टोरियंस और बुक्स हैं, तो आपको चलो सारे नहीं लेकिन कुछ तो करना ही है, ठीक है? कुछ भी ये नहीं कि सिर्फ 2-3 करके आप चले गए, तो नुकसान आपका ही होगा। ऑब्जेक्टिविटी की यानी वस्तुपरकता की अगर हम विशेषताएं देखें, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी काम होते हैं इसमें एविडेंस, बिना एविडेंस या लॉजिक के कोई भी बात या काम नहीं होते, ठीक है? ये चीज बताता है ऑब्जेक्टिविटी का। यहाँ पर मतलब ये है कि आपका कोई भी होगा बिना एविडेंस के और उस बात में लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं आपने कुछ भी अपनी हिस्ट्री राइटिंग में लिख दिया। दूसरा, इनका पूरा उद्देश्य क्या होता है? एम टू टेल द ट्रुथ, कि सच बोलने का ये मेन उद्देश्य होता है। तीसरा, ऑब्जेक्टिविटी में आपका जो हिस्ट्री है, जो इतिहास बताया जा रहा है, उसको अलग रखा जाता है, और जो फिक्शन है यानी जो इमेजिनरी है, जो इमेजिनेशन के थ्रू सोचते हैं, उसको अलग रखा जाता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, खुद जाओगे, खुद देखोगे तो वो अलग बात होती है, तब आपने उसको रियलाइज किया, समझा और ऑब्जर्व किया, फिर हमने लिखा। एक होता है हम नहीं गए, हमारा मन नहीं हुआ और हमने क्या किया, अच्छा दिल्ली में हमें क्या-क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी वो मुझे बता दो, मैं अपनी बुक के अंदर मेंशन कर लूँगी। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी और वो ना ही लिखनी, ठीक है? तो ये सारी बातें थी आपके इस थर्ड चैप्टर के अंदर जो आपको इसके अंदर बता। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट। इन तीनों चैप्टर को अच्छे खासे तरीके से करके चले जाओ, तो यहाँ से आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लॉक, थर्ड सेकंड ब्लॉक की तरफ। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जल्दी से जल्दी करो, ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको बाकी की क्लासेस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी तरीके से रिवाइज कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट भी करना है, ठीक है? तो यूनिट 5 आप लोग लाइक शेयर बहुत कम करते हैं, एक बार जल्दी से कर दो सभी, वरना सब कहेंगे मैम अगर हमें पसंद आएगा ही तो हम लोग लाइक शेयर तो करके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट को आता है लेकिन आकर और चले जाते हैं। आप लोगों को हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत करते हैं और मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, तो आपको सिर्फ एक छोटी सी लाइक करनी है, उसमें कोई फी नहीं है ना? तो आपके एक लाइक से एक सपोर्ट हो जाएगा कि आपको कम से कम इस चीज में हेल्प हो रही है। सेकेंड ब्लॉक भी मैं बात करूँ तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये वाला ब्लॉक भी हमारा 30 मार्क्स का है। मतलब यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? 5, 6 और 7 3 यूनिट है, पढ़कर जाना। देखो जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकता। स्टार्टिंग के 3-4 ब्लॉक करके चले जाओ, सफिशिएंट होगा, अभी बता रही हूँ, ठीक है? सब पढ़ने में लगे रहोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ सब पढ़ने से अच्छा है कुछ पढ़ के जाओ, लेकिन अच्छा। और हर एक मैं आपको बता ही रही हूँ और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, एमएचआई 03 के हर एक ब्लॉक से क्वेश्चन आता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो कि कौन से ब्लॉक से कौन से यूनिट आपको करना है, कि इजी पड़ेगा, आप सफिशिएंट हो, उसको आप कर सकते हो, उतने प्रिपरेशन करके चले जाओ और 100% वो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इतना तो होगा कि 10 में से 5 क्वेश्चन आप इजीली से कर पाओगे, तो पूरे 10 क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है उन 5-6 टॉपिक्स को करके जाइए जो आपके एग्जाम में आने वाला है और आप उसको अच्छे से कर सको, ठीक है? 10 क्वेश्चन करने में लगे रहोगे तो जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे, और 10 के 10 टॉपिक या 8-9 टॉपिक भी, तो उसमें क्या होगा, सब रह जाएगा। पता लगा जो हमने अच्छे से तैयारियां की थी जिस टॉपिक का, वो भी हम बेकार सा लिख कर आए, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? चलिए, ग्रीक रोमन ट्रेडिशन है आपका यूनिट 5। इसके अंदर काम से ही नाम समझ आ रहा है कि ग्रीक और रोमन के इतिहासकारों ने यहाँ पर अपनी किताबें लिखी है और हमें इसके बारे में बताया। तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रीक के ही कौन थे, आपके हेरोडोटस, जिनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम इतिहास के जनक के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके ग्रीक से ही थे। तो ग्रीक में आपके जो भी इंसिडेंट्स हुए उसका एविडेंस या उसके बारे में हमें किसने बताया था, स्टोरियोग्राफी, हिस्ट्री राइटिंग जिन्होंने लिखी थी वो थे आपके हेरोडोटस। इन्होंने आपकी बुक लिखी थी स्टोरी का, उसके अंदर इन्होंने सारी बातें मेंशन की है,
ठीक है। ग्रीक राइटिंग में और रोमन ट्रेडिशन हिस्ट्री राइटिंग में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो भी आपके जो ग्रीक ट्रेडिशन है, ग्रीक में यहाँ पर आप देखोगे 5 सेंचुरी यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। इसको क्या बोला गया था, आपके क्लासिकल पीरियड ऑफ ग्रीस। ठीक है, क्लासिकल पीरियड ऑफ ग्रीस। और यही मैं बात करूं आपके रोमन ट्रेडिशन की, तो रोमन ट्रेडिशन का टाइम पीरियड है 1 सेंचुरी बीसी से लेकर के 1 सेंचुरी एडी ईसा पूर्व से ईसवी तक का समय। इसको अगस्तस पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगस्तन एरा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसको और क्या बोला जाता है, आपके रोमन एम्पायर का गोल्डन पीरियड। ठीक है, ये समय क्या माना जाता है, आपके रोमन साम्राज्य का गोल्डन पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है। इस वाले चैप्टर के अंदर हमें कुछ नहीं करना। आपके जो ग्रीक के जो हिस्टोरियंस हैं, एक तो हेरोडोटस, इनका क्या क्या मानना है वो याद रखना है। और दूसरे जो आपके हैं, ये दो हिस्टोरियंस आपको याद रखने हैं जिन्होंने ग्रीक के बारे में बताया है। इसी तरीके से रोमन एम्पायर में लिवी और टैकिटस, बस ये नाम याद रखना, कौन ग्रीक के थे और कौन रोमन के। इन दोनों के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, जो आपके एग्जाम में आएगा और आपको बताना है। तो क्लियर हो गया। तो हिस्ट्री राइटिंग यहाँ पर लिखी। हेरोडोटस ने अपनी पूरी ग्रीस की कहानी बताई कि ग्रीक और पर्शियन के बीच में जो बैटल हुआ था, स्पार्टा एथेंस के बीच में जो वॉर हुआ था, वो सब कुछ इसकी हिस्ट्री राइटिंग हेरोडोटस ने अपनी बुक हिस्टोरिया में लिखी थी। ये आपको बताना है, ठीक है। और इसी तरीके से लिवी और टैकिटस है, ये भी इन्होंने भी अपनी कहानी बताई है कि कैसे रोमन एम्पायर और ग्रीक के बीच में वॉर हुआ था। ये सारी बातें इन्होंने अपने बुक के अंदर बताई हैं। और लिवी और टैकिटस जो है, इन्होंने रोमन एम्पायर ने कैसा अपना एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सब में या अदर कंट्रीज को कॉन्कर किया था, ये सारी बातें हिस्ट्री राइटिंग में इन्होंने कैसे किया, वो सब कुछ इन्होंने अपने बुक के बारे में बताई है। यानी ग्रीक की पूरी हिस्ट्री जो है, इतिहास इन्होंने बताया, रोमन का पूरा इतिहास उन लोगों ने बताया। ये सारी चीजें बतानी है। तो लिवी और टैकिटस का पूरा फोकस था वेलफेयर पे, और इन्होंने पूरे अगस्तस पीरियड के बारे में और बोला कि जब रोमन एम्पायर में अगस्तन का पीरियड आया, जब से रोमन एम्पायर की शुरुआत हुई, जो हमने MHI 01 में ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, उसको गोल्डन पीरियड इसने बोला, है ना। क्योंकि रोमन एम्पायर में सबसे पहला रूलर अगस्तस ही था, उसी से ही हमारी इस डायनेस्टी की शुरुआत होती है। उससे पहले तो रोमन रिपब्लिक हमें देखने को मिलता है। तो लिवी ने पूरा बताया कि रोमन जो है डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, वहां का एजुकेशन सिस्टम, रोमन एम्पायर कैसे खत्म हुआ, वो सारा कुछ इन्होंने बताया। कैसे स्टेब्लिश हुआ था, कैसे खत्म हुआ, वो सब कुछ लिवी और टैकिटस ने रोमन एम्पायर में यहाँ पर आपको बताया, और आपको इस चैप्टर में ये करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट 6 की मैं बात करूं तो वो है आपकी चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। तो वो सब आप लोग खुद पढ़ के चले जाना। तो वहां पर ठीक है, ये तभी करना जब आप इसमें चाइनीज की हिस्टोरियोग्राफी यानी हिस्टोरियंस के नाम याद कर सको। तो चाइना के इतिहास के बारे में सब कुछ इसमें मेंशन है। तो यूनिट 6 आप लोग खुद पढ़ लेना अपनी बुक से। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 7। ऐसा नहीं है यूनिट 6 से आता नहीं, आता है, आपकी चॉइस है, कर सको, अच्छा लगे, एग्जाम में लगे कहेगा कर सकते हो तो करना, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। यूनिट 7 है नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका है हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन इन अर्ली इंडिया, इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर क्या है कि यहाँ पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है। मतलब आपको वेद के बारे में बताना है, आपको इसमें पुराण के बारे में एक्सप्लेन करना है, आपको यहाँ पर इसमें प्रशस्ति के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक। आप इसके अंदर आपका जो एपिक है, रामायण और महाभारत, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर बतानी है कि कैसे महाभारत और रामायण में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। महाभारत आपके पूरे जिसके बारे में और रामायण में किस चीज का उल्लेख है वो आपको बताना है। वेद में हमें 4 वर्णा सिस्टम देखने को मिलता है। वेद में हमें 4 तरीके के वेद देख मिलते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो आपको बताना है। पुराण आपने पढ़े, 18 पुराण है, उसमें भी धर्मसूत्र, मनुस्मृति है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है। प्रशस्ति में राजाओं के प्रशस्ति के बारे में पता चलता है, जैसे कि इलाहाबाद प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त के समय पर उनकी प्रशंसा करने के लिए लिखी गई थी। ये सब कुछ आपको इसके अंदर मेंशन कर,
ठीक है, इसी तरीके से चरित्र भी है। तो ये कुछ 5 पॉइंट है। देखो, यूनिट 7 10 मार्क्स में भी आता है, 20 में भी आता है, किसी में भी आए, ये पांचों पॉइंट आपको अपने आंसर राइटिंग में लिखना ही लिखना है। 20 में आएगा तो ऑब्वियस है इन पांचों पॉइंट्स को आप ज्यादा डीपली अच्छे से डिस्कस करके लिखोगे। 10 में आएगा तो कम कम लिखना, लेकिन ये सारे हेडिंग्स आपके इस क्वेश्चन के आंसर में होना ही चाहिए, चाहे वो कितने भी मार्क्स में पूछा जाए। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, 10 मार्क्स में आता है तो चलो हम सिर्फ इस 3 को ही सॉल्व करते हैं, बाकी 2 को स्किप करते हैं क्योंकि 20 में तो नहीं आया है। लेकिन आपको हर एक आंसर राइटिंग में कोशिश करनी है कि हेडिंग सारे होने चाहिए, चाहे वो 10 मार्क्स में हो चाहे 20 में, बेशक हमें उसको कम-कम लिखना है। हेडिंग्स को कभी कट नहीं करना, सबसे अच्छा स्कोर इसी चीज़ से आता है। क्लियर हो गया? तो ये इसी के साथ हमारा सेकंड ब्लॉक भी कंप्लीट। तो 2 ब्लॉक मैंने आपको अच्छी खासी रिवीजन करा दी है, जिससे आप 60 मार्क का एग्जाम हमने अभी तक कर लिया है। बढ़ेंगे थर्ड ब्लॉक की तरफ। थर्ड ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 10 और यूनिट 11। ठीक है, इसको भी करके जाओ। यहाँ से 40 मार्क्स मैं लूंगी आराम से। 40 मार्क्स कभी रेयरली होता है कि 30 वरना 40। ठीक है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन, तो समझ लो कि 3 ब्लॉक भी हमने कर लिए तो 100 मार्क्स तो हमने यही बना लिए। लेकिन हम एक्स्ट्रा भी पढ़ कर जाएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा करके जानी चीजें। तो यूनिट 10 और 11 करना। यूनिट 10 में आप सभी को दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के इतिहासकार के बारे में बताना है। ठीक है, और यूनिट 11 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ओरल हिस्ट्री पूछा जाता है और माइक्रो हिस्ट्री, और आपके चैप्टर का नाम ही है लोकल हिस्ट्री। 11 चैप्टर में देखो, बहुतों को समझ आएगा, बहुतों को नहीं आएगा। और ये यूनिट 11 और 10 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, और 11 तो बिल्कुल 100% आएगा। बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें यूनिट 11 समझ में नहीं आता, तो आप लोग स्किप कर सकते हो। यूनिट 10 पढ़ के जाओ। दिल्ली सल्तनत में आपके, और मुगल्स में बाबर में, अकबर में, हुमायूं में, जो आपकी इतिहासकार लिखी गई थी, बाबरनामा है ना, और अकबरनामा, आईने अकबरी। तो ये सारी बुक के बारे में आपको बताना है, किस बुक के अंदर किसने आपको क्या क्या समझाया था। वो सब कुछ यूनिट 10 में करना है। ये सब कुछ 10 में होगा। दोनों में से कोई एक टॉपिक आएगा, या तो दिल्ली सल्तनत आएगा या मुगल। देखो, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है क्या आएगा, लेकिन हाँ, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मुगल की स्टोरियोग्राफी के बारे में देखो, जैसे मुगल के बारे में आप लोग जानते हो। ठीक है, मुगल से ज्यादातर क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सल्तनत का नहीं आता। तो देखो, अगर मैं मुगल्स के बारे में बात करूं तो मुगल्स में सबसे पहले आपके कौन थे, बाबर। तो बाबर के बारे में आपको बताना है कि बाबर ने लिखी थी आपकी बाबरनामा, जिसको आप तुस्के बाबरी के नाम से भी जानते हो, और ये थी इनकी ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो तुस्के बाबरी में पूरा की बाबर की लाइफ कैसी रही, पूरी लाइफ स्टाइल कैसी रही, वो सारा अच्छा खासा इस चीज में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, ये सब कुछ आपको बताना है। और इसी तरीके से मैं अगर जहांगीर की बात करूं, बाबर के बाद अगर मैं हुमायूं की मैं बात करती हूँ, तो हुमायूं के बारे में यहाँ पर इनके लिए बुक लिखी गई थी कानून, या सॉरी कानून, हाँ, ए हुमायूनी। ठीक है, किसने लिखी थी वो भी लिख लो। तो यहाँ पर पूरा डिस्कस किया हुआ है हुमायूं का रूल, कैसे उसने रूल किया, क्या क्या कितनी जगहों को कॉन्कर किया, वो सारी बातें। इसी तरीके से अकबर के बारे में हमें उनके अकबरनामा पता होनी चाहिए। ठीक है, और उनके आईने अकबरी। तो ये भी आपको पता है, ये किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। क्या क्या एक्सप्लेन किया वो आपको इसके अंदर लिखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट रूलर कौन है आपके, जहांगीर। जहांगीर ने भी तुझके जहांगीरी लिखी थी, उनकी भी ये ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। फिर किसकी बात आएगी, शाहजहां की। शाहजहां की भी बात करें तो इनके बारे में बताने वाले, इनकी जो बुक थी आपकी इकबालनामा ए जहांगीरी। ठीक है, ये मुताबिद खान ने लिखी थी, ये भी लिख लो किसने लिखी है। इसी तरीके से आपको सारे काम करने हैं। ठीक है, फिर लास्ट कौन बचे आपके, औरंगजेब। तो औरंगजेब की जो बुक लिखी गई थी वो थी आपकी आलमगीर नामा। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, किस बुक्स में क्या एक्सप्लेन है, इसी को और अच्छे खासे से डिटेल में हमें लिखना है। तो ये यूनिट 10 भी हमारा कंप्लीट होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं आपके यूनिट 11 की, जो कि मैंने आपको बताया था कि लोकल हिस्ट्री के ऊपर है।
जिसमें हमें 2 टॉपिक देखने पड़ते हैं, माइक्रो और ओरल हिस्ट्री। तो इस बार आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो माइक्रो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इस बार आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ओरल हिस्ट्री आप चाहे तो स्किप कर देना, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यूनिट 11 पढ़ के जाना चाहता है, तो आप लोग उसमें क्या लिख सकते हो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लोकल हिस्ट्री भी वो लोग दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपके हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री राइटर्स हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि पहले आपको पता है कि हम इस लोकल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले क्या होता था, जब आपके रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, तो पहले के टाइम पर सारा कुछ क्या था, ओरल रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। ठीक है? तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लोकल हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री और माइक्रो हिस्ट्री, ये तीनों ही यहाँ पर हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। लोकल हिस्ट्री में आप इस तरीके से बता सकते हो कि ये इस तरीके का हिस्टोरिकल राइटिंग है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, जहाँ पर जितने भी नॉन प्रोफेशन हिस्टोरियंस थे ना, उन्होंने जर्नली इस लोकल हिस्ट्री को कंपोज करा था। वेस्ट में मैं अगर बात करूँ मेनली, तो वेस्टर्न साइड में आपका चाहे यूएस हुआ, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका ब्रिटेन, फिर हुआ आपका फ्रांस। तो लोकल स्टोरी, जो जितनी भी लोकल जो आपकी हिस्ट्री है, उसके बारे में लिखा गया था। किसने लिखा? जितने भी यहाँ के लोकल एलाइट्स लोग होते थे, ठीक है? उन्होंने इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया। तो उस टाइम पर यही, मतलब उस टाइम की मैं अगर बात करूँ तो आपके 19th सेंचुरी में उस टाइम पर यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता था। फिर अगर हम बात करें कि लोकल हिस्ट्री में आप क्या बता सकते हो, हमें अर्बनाइज़ेशन यानी शहरीकरण देखने को मिलता है। उस समय का आपका इंडस्ट्रियलाइज़ेशन यानी औद्योगिकरण कैसा था, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है? और उस समय लोग क्या करते थे, आपके इसके अलावा आपका माइग्रेशन, जो वो माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये सारी बातें हमें इस लोकल हिस्ट्री में बतानी है। माइग्रेशन ऑफ पीपल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उस टाइम पर कैसे इन लोगों की क्या डिज़ायर होती थी, कितने लोकल एजुकेटेड पीपल हमें उस लेवल पर देखने को मिलते हैं, उस सारा रिकॉर्ड हमें इस टाइम पर देखने को मिलता है। क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपके कॉमन पीपल की ही होती है, तो कितने लोग वहाँ पर एजुकेटेड थे, किस तरीके के वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। फिर यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पे लोगों ने हिस्ट्री का ग्रुप बनाया, जहाँ पर किस लिए उसको बढ़ावा दिया, ताकि वो जो आपकी स्टडी है, लोगों को उसके इंटरेस्ट की तरफ उसको बढ़ावा दे सके, उसको प्रमोट कर सके, ठीक है? तो ये बातें आपको यहाँ देखनी, क्योंकि पहले के टाइम पर क्या था, लोग जो है आपके पूरे के पूरे तरीके से चर्च पे डिपेंड होते थे, ठीक है? चर्च ने जो बोला उसी पर हमने बात मानी। पूरी हिस्ट्री मेडिएवल हमें उस टाइम पर ही देखने को मिलती है। तो लोकल चर्च आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो लोकल चर्च ने अभी तक कैसे यहाँ पर अपना रूल चलाया, कैसे लोगों ने यहाँ बातें बनाई, तो उस टाइम का सारा रिकॉर्ड, सारा हिस्ट्री आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट की मैं बात करूँ, तो 19th सेंचुरी में ये एक अच्छा पीरियड माना जाता है, किसमें एज़ अ लोकल हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोकल इलाइट्स के लोग होते हैं, ठीक है? उनको इंटरेस्ट होता था किस चीज़ में? सोशल स्टेटस में। तो यहाँ पर जितने भी हिस्ट्रीज़ हमें देखने को मिली है कि हाँ, उस टाइम पर आपके जो पॉलिटिशियन होते थे, या फिर जो उस समय के जो नॉवेल्स होते हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल कैसी होती है, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है? फिर आपको इसमें कुछ नाम याद रखने होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हिस्टोरियंस के नेम हमें याद रखने हैं। इसके बगैर तो ये हमारे कोई भी आंसर कंप्लीट नहीं होता है। तो ब्रिटिशर्स के डब्ल्यू.एच. कैलनॉर के आपको नाम याद रखना है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये हमें याद रखना है। चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रही हैं, बट आपको क्या करना है, इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन कोशिश करनी है कि हर एक टॉपिक में बुक्स एंड ऑथर का भी ध्यान रखते हुए आपको इसको लिखना है। ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ क्रू, ये इन्होंने लिखा था। इस तरीके से अगर हम बात करें, नेक्स्ट ऑथर को आपको याद रखना है, जिन्होंने बुक क्या लिखी थी, द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। ठीक है? बात आती है कि ये किसने लिखा, तब आपको इसमें किसका नाम याद रखना है, डब्ल्यू.जी. हॉस्किन का। तो इसी तरीके से बहुत सारे आएँगे, इसी तरीके से स्वीडन के भी आपको हिस्टोरियंस देखने को मिलेंगे, वो सब आप लोग बुक से याद कर लेना। कोशिश करनी है कि आपको इसमें एशिया, अफ्रीका के लोकल हिस्ट्री के बारे में जो भी एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पर भी ओरल हिस्ट्री यानी ओरल ट्रेडिशन का यूज़ किया गया था, जब तक हिस्ट्री राइटिंग नहीं आई थी। मतलब राइटिंग के फॉर्म में हम इतिहास को नहीं पढ़ते थे, तब तक क्या था,
सब कुछ ओरली चलता था। इंडिया में भी लोकल हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, कैसे फैमिली हिस्ट्री थी, कैसे लोगों ने जो रूलिंग डायनेस्टी थी कैसे रूल किया, और जो आपका क्या कह सकते हैं उसे, जो यहाँ पर रूलर रूल करते हैं तो उनकी जो पोजीशन होती है वो हेरिडिटी होती है, यानी जो नेक्स्ट जाएगी वो उसके एल्डर सन को उसकी वो पोजीशन मिलती है। तो कैसे उन लोगों ने वॉर करके सारे अचीवमेंट को यहाँ पर पाया था, वो सारी बातें आप इसमें बता सकते हो, एशिया अफ्रीका सारे देशों के बारे में। इसी तरीके से मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ओरल हिस्ट्री तो आप एक रीड करके जा सकते हो, अदरवाइज इस बार पूरे चांसेस है या तो वो लोकल हिस्ट्री पूछ लेंगे या तो ज्यादातर आपको माइक्रो हिस्ट्री पढ़कर जाना है। अगर आप लोग 11 यूनिट पढ़कर और या एग्जाम में देने की सोच रहे हैं इसके बारे में, तो देखो माइक्रो हिस्ट्री तो नाम से ही काम समझ आ रहा है, यानी कि आपका सूक्ष्म इतिहास, ठीक है। तो इस इतिहास में क्या है कि पहली बात तो ये याद रखना कि माइक्रो हिस्ट्री में आप इसमें अमेरिकन को देखोगे, मतलब इसमें जो लिंक होता है वो दोनों का होता है, किसका, आपके लोकल हिस्ट्री के लिंक के साथ होता है और होलर हिस्ट्री, यानी ये दोनों ही इसमें मिले हुए होते हैं माइक्रो हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि मेन याद रखना, जो माइक्रो हिस्ट्री का जो आइडिया आया था ओरिजिनली कहाँ से आया है, इटली से आया है। कब आया था, आपके 1970 में, ठीक है। यहाँ पर जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने माइक्रो हिस्ट्री के बारे में बताया और जो इसके टर्म को जिन्होंने यूज करा था, वो कौन थे, अमेरिकन। कौन अमेरिकन, आपके अमेरिकन स्कॉलर थे जिन्होंने माइक्रो हिस्ट्री को फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो वो थे जिनका नाम आपको याद रखना है, जॉर्ज स्टुअर्ट, ये थे वो। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, ठीक है। इनकी बुक का नाम भी लिख सकते हो, पिकेट चार्ज, अ माइक्रो हिस्ट्री ऑफ द फाइनल चार्ज, ये पूरे इनकी बुक का नाम है, ठीक है। ये सब बुक से याद रखना है आप सभी को। तो ये इन्होंने अपने इस टाइम पर बुक लिखी थी, ठीक है। और स्टुअर्ट ने, हम बोल सकते हैं ये आपका जो माइक्रो हिस्ट्री का जो टर्म है, स्टुअर्ट ने सबसे पहले इसको यूज किया था, ठीक है। अपने इस बुक के अंदर हम देखेंगे इन्होंने इसको एज अ सब टाइटल यूज किया था स्टुअर्ट ने, ठीक है। सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बताई थी। और यहाँ पर मेक्सिको, ठीक है, मेक्सिको एक छोटा, यहाँ पर मेक्सिको में आपका देखोगे एक छोटा विलेज था, एक छोटे विलेज के बारे में पूरी इन्होंने एक माइक्रो हिस्ट्री छोटा सा उसका इतिहास बताया था अपने इस बुक के अंदर। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके और भी स्कॉलर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपको जिसका नाम याद रखना है, वो कौन है, नोट कर लो क्योंकि यही आपको काम आएंगे, जिवानी लेवी। तो इन्होंने भी क्या करा, ये कौन थे, अभी मैंने आपको बताया ना, इटली में सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है। तो ये आपके इटालियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने भी माइक्रो हिस्ट्री को यूज करा। तो इटली में इसकी शुरुआत हुई थी माइक्रो हिस्ट्री की, और यहाँ पर भी पूरे इटली का जो माइक्रो हिस्टोरियंस हैं यहाँ पर पूरा इन्होंने अपना कन्वर्जन बताया। ऐसे बहुत सारे आपके हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने पूरे अपने इतिहास को बताने के लिए पूरे माइक्रो हिस्ट्री का यूज किया था। मतलब कोई भी चीज होती है ना, लेकिन हमसे छोटे में बताते हैं, वो बात है। इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे फ्रांस, जर्मन, इन सारे हिस्टोरियंस पे भी अच्छा खासा पड़ा। माइक्रो हिस्ट्री धीरे धीरे बहुत अच्छा पॉपुलर हुआ, और इसको बहुत लैंग्वेज में भी लिखा गया था माइक्रो हिस्ट्री, अगर आप याद रखोगे। तो माइक्रो हिस्टोरियंस आप देखोगे यहाँ पर हिस्टोरियोग्राफी ने आपके एनाल स्कूल भी एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एनाल स्कूल क्या था। तो ये सारी बातें आप अपने इस यूनिट 11 में जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये करना है। तो माइक्रो हिस्टोरियन क्या बिलीव करते थे, मॉडर्न ट्रेंड पे, याद रखना जितने भी हिस्टोरियन माइक्रो हिस्ट्री पे बिलीव रखते थे, तो अपनी जो हिस्ट्री राइटिंग लिखते थे वो मॉडर्न ट्रेंड पे होता था, ठीक है, आज के टाइम पर। तो यहाँ पर ओरली पे भी फोकस करेंगे और आपके लोकल पे भी, और पूरा सब कुछ एनालिसिस करने के बाद ही वो अपनी हिस्ट्री राइटिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है कि वो लिखते हैं। इसी तरीके से हमारा थर्ड ब्लॉक भी कंप्लीट, अगर आपने यहाँ तक भी पढ़ लिया तो 40 मार्क्स डन। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे आपके ब्लॉक 4 की तरफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन, मैक्सिमम एक ही आता है हर बार, ठीक है, और 20 मार्क्स का मिलेगा। तो ये मैं ऑलरेडी आपको अपने वीडियो में बता चुकी हूँ प्रीवियस। तो यहाँ पर आपको मिलेगा यूनिट 12 और यूनिट 14। ऐसा नहीं है कि यूनिट 13 इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट 13 आप लोग रीड करके जा सकते हैं। यहाँ से मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी पर एक क्वेश्चन आएगा, और खासतौर से वेस्टर्न साइड का, ठीक है। लेकिन देखो यूनिट 14 जो है वो आपका एनाल स्कूल है,
ठीक है? एनएल स्कूल है और यूनिट 12 तो आपको पढ़कर ही जाना है, अगर आप लोग ये बुक आई मीन ये वाला ब्लॉक करके जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। एक है आपका पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के बारे में, ठीक है? और दूसरा इसमें जो टॉपिक आपसे पूछा जाता है वो है रांकेन ट्रेडिशन। तो ये दोनों 100% है कि यूनिट 12 से आपको मिलेगा। इस ब्लॉक से मैक्सिमम 20 मार्क्स का अगर मार्क्सिस्ट एरिया तो ये उससे प्लस भी जा सकता है। आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्सिस्ट का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, या तो ब्लॉक 4 से मिलेगा या तो ब्लॉक 7 से मिलेगा। वो उनकी चॉइस है कि वो कहाँ से दें। अगर आप लोग मार्क्सिस्ट करके आने वाले हैं, तो पढ़कर जा सकते हो, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हो, क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं पढ़ेंगे। तो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन और रांकेन ट्रेडिशन को अच्छे खासे तरीके से पढ़कर जाना। इन शॉर्ट में मैं आपको एनआर स्कूल पहले बता देती हूँ, ठीक है? एनआर स्कूल हर बार नहीं आता, कभी-कभी आता है, क्या पता आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो देखो एनआर स्कूल में एक छोटी-सी बात है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है। मतलब बहुत छोटी-सी बात है। एनआर स्कूल में ये बताया गया है कि आपके कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं, हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिर्फ़ हिस्ट्री के ही बेस पर नहीं पढ़ते, हम इसको सोशल के बेस पर भी पढ़ते हैं, हम इसको इकोनॉमिक के बेस पर भी पढ़ते हैं, हम इसको पॉलिटिकल के बेस पर भी पढ़ते हैं। यानी कि आज पास्ट में कोई भी इंसिडेंस हुआ है, तो उसमें सिर्फ़ हिस्ट्री ही हम उसके हिस्ट्री के नज़रिए से ही नहीं देखते, हम उसमें सोशली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आपका ज्योग्राफी, ये सारे तरीके से हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो आज कोई भी घटना आपके पास्ट में अगर हमें देखने को मिलती है, तो उसमें इन सब का रीज़न होता है, ठीक है? जैसे आप कोई भी रेवोल्यूशन देख लो, कोई भी मूवमेंट देख लो, तो उसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारे हालात हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ आपको एनआल स्कूल के अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है? ये इसमें से छोटी-सी बेसिक की बात है और दूसरा आपको बस ये याद रखना है कि एनआल स्कूल जो है ये लेकर के कौन आया था, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो आपको इसके अंदर मार्क ब्लॉच का नाम याद रखना है और आपको इसके अंदर लूसेन फेबर का नाम याद रखना है। ठीक है? ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम था एनाल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री। उसी के अंदर ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई और इन्होंने बताया कि आज जो ये हिस्ट्री एंड इतिहास है, ये आपकी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें हम हिस्ट्री को इन सारे तरीकों से कनेक्ट करके ही हम इसको पढ़ते हैं। हिस्ट्री को सिर्फ़ हिस्ट्री के बेस पर नहीं पढ़ा जाता। ठीक है? तो ये यूनिट 14 से अगर आए तो आप ये कर सकते हो। यूनिट 12 की बात करते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में मिलेगा ये क्वेश्चन। देखो, मैक्सिमम अगर हम बात करें आपके जो यूनिट 12 है, मैंने आपको बताया कि 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन आएगा या तो रैंकिन। तो देखो जून 2023 में पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर क्या है कि क्या पता कि इस बार आपके एग्ज़ाम में भी आपको वही देखने को मिल जाए, लेकिन रैंकिन ट्रेडिशन भी ज़्यादातर आता है। तो अगर आप यूनिट 12 में करके जा रहे हो, तो दोनों ही पढ़ के आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से क्या आ जाए पता नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसमें बस एक है कि यहाँ पर मेन फोकस किया गया आपके ऑब्जर्वेशन पे। मतलब यहाँ पर आपके जो इतिहासकार है, जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि ऑब्जर्वेशन से ही हमें क्या नॉलेज मिलती है। यहाँ पर पॉजिटिविस्ट का क्या मानना है, हम जो भी चीज़ देखते हैं वो साइंस का बेस पर देखते हैं, हम फैक्ट पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये आपके पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी का मानना है। इस पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी में आपको सिर्फ एक ही पर्सन का नाम याद रखना है, अगस्त कॉम्टे का। ये आपके एक पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी है, फ्रेंच फिलोसोफर है। इन्होंने आपके क्या किया था, कौन से किसको सपोर्ट किया था, यूनिवर्सल लॉ को। ठीक है? और इसी के साथ-साथ अगस्त कॉम्टे के साथ अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट थे आपके जॉन लॉक की। तो ये नाम आपको याद करने हैं, इनके बगैर तो आपका कोई काम होगा ही नहीं। तो अगस्ट कॉम्टे ने अपनी बुक भी पब्लिश करी थी, ठीक है? अगस्त कॉम्टे की 2 बुक आपको याद रखनी है, जो इन्होंने पब्लिश करी थी। एक इनकी बुक का नाम था द कोर्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी। ठीक है? द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। एमएचआई 03 के भी नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। अदरवाइज़ इन शॉर्ट में मैंने आपको इस वीडियो में हर एक टॉपिक के बारे में बता ही दिया है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसे और क्या लिख सकते हो। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इससे आपका बहुत काम बन जाएगा। ठीक है? ये दोनों बुक आपको याद रखनी है, अगस्ट कॉम्टे ने लिखी थी। बस मेनली यहाँ पर क्या है पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी का, कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो वो आपके ऑब्जर्वेशन के साथ, मतलब एक टाइम था जब यहाँ पर रिलीजन
पे बिलीव करते थे, लेकिन आज के टाइम पर हम साइंटिफिक मेथड देख रहे हैं, साइंस पर बिलीव करते हैं, कोई भी चीज़ अगर यहाँ हो रही है तो। ठीक है? तो पॉजिटिविस्ट फिलॉसफर का क्या मानना है कि हम कोई भी चीज़ यहाँ पर हो रही है तो बिना किसी रीज़न के नहीं होती। ठीक है? कोई भी अगर काम हो रहा है तो यहाँ पर हमें साइंटिफिक मेथड से सोचना है, ना कि आपके किसी और बेस्ड पर, रिलीजन के बेस्ड पर नहीं। दूसरा क्या है इसी में कि इनका मानना क्या है एक्सपीरियंस से। ये बात सभी को पता है कि आज अगर लाइफ में अगर हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो या जब तक कोई भी चीज़ हमारे साथ ना हो तब तक हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता। ये चीज़ें हमें इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? तो ये था आपका पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन, तो ये आपको डिटेल में लिखना है। मेन क्या बात थी अगर यहाँ से आएगा तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसी में ही आपका जो रंग-एंड ट्रेडिशन आता है, तो रंग-एंड ट्रेडिशन अगर आया तो आप इसमें क्या बता सकते हो? पहले तो इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, लियोपोल्ड वॉन रांकेन। इनका टाइम पीरियड 1795 से 1886 है और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो ये आपके एक जर्मन हिस्टोरियन है और यहाँ पर इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? किसके नाम से? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर इन्होंने अपनी बुक भी पब्लिश की थी। इनकी बुक का नाम था डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर और यहाँ पर इन्होंने अपनी हिस्ट्री राइटिंग में एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्टोरियोग्राफी भी कह सकते हैं। इसीलिए इनको ये बोला जाता था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट किया। लेकिन रांकेन की थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है, इतनी चलती नहीं है क्योंकि रांकेन का मानना था कि पास्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं, हमें पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें प्रेजेंट को प्रेजेंट के तरीके से देखना चाहिए, पास्ट को पास्ट से। लेकिन इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इनके इस चीज को रिजेक्ट करा, क्रिटिसाइज किया। ऐसा इसीलिए कि अगर हम कोई भी चीज को पास्ट से कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम प्रेजेंट में उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। सही बात है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पहले ये चीज़ थी, अगर हम देखेंगे अच्छा इसमें बहुत सारी कमियाँ तब तो हम आज प्रेज़ेंट में उसको उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे। लेकिन रामकिन को क्या लगता है पास्ट को पास्ट में रहने दो, उसे हमें प्रेज़ेंट से रिलेट नहीं करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस ने रामकिन को क्या किया था क्रिटिसाइज़ भी किया था। रामकिन का भी मानना है कि यहाँ पर आपके कोई भी नॉलेज आज अगर हमें मिल रही है, तो वो आपको एक्सपीरियंस से ही मिल रही है। बिना एक्सपीरियंस के हम कोई भी जो आपकी नॉलेज है, ज्ञान है, वो प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है? रांकेन का यही मानना है कि जो भी हुआ है वो फैक्ट होता है, वो वही बताया जाता है। मतलब जो इसके हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार होते हैं, आज उन्होंने अपनी बुक पे जो भी हिस्ट्री राइटिंग लिखी है, वो चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ आपका एक फैक्ट लिखा गया हो या कोई इमेजिनेशन किया हो, फिक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, सारा कुछ ऑब्ज़र्व करके, एनालिसिस करके, फैक्ट्स को कलेक्ट करके, सारे डाटा को कलेक्ट करने के बाद ही आज सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे इन्होंने अपनी बहुत सारी बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ पर्सिया, हिस्ट्री ऑफ द पोप। तो धीरे-धीरे इन्होंने बहुत सारी हिस्ट्री राइटिंग अपनी लिखी थी। ये सारी बातें आपको इस यूनिट 12 में बताना है। क्लियर हो गया? चलो, इसी के साथ ब्लॉक जो 4 है वो आपका होता है कंप्लीट। ब्लॉक 5 आप लोग कर लेना पोस्ट मॉडर्निज्म, फैमिली हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। तो ये अब हम सब कुछ तो नहीं कर पाएँगे, बट हाँ, अगर आपको कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उसमें से देख सकते हो, अदरवाइज़ जो आपको सही लगे। फिर देखो, मेन बात करते हैं जो आपके लास्ट के ब्लॉक हैं, ठीक है? जैसे कि आपके जो लास्ट ब्लॉक है, लास्ट से मतलब 2 एक होगा ब्लॉक 5 आप कर लेना, पोस्ट मॉडर्निज़्म वो सब आप पढ़ लेना अपने आप ही। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जब फीमेल से रिलेटेड यहाँ पर हिस्ट्री राइटिंग लिखी गई थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, क्योंकि सोसाइटी में फीमेल्स पे इतना ध्यान दिया नहीं गया था, तो उनसे रिलेटेड हिस्ट्री राइटिंग लिखने के लिए हिस्टोरियंस को बहुत प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ी थी। तो वो सारा कुछ यूनिट 17 है, वो चेकआउट कर लेना। मैं अब ब्लॉक आपके 5 नहीं करा रही, डायरेक्ट 6 करा रही हूँ। तो फेमिनिस्ट मैंने आपको बता ही दिया। देखो 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बताया था। ये वाला ब्लॉक जो है 40 टू 50 मार्क्स का है। ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपके कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पर कैम्ब्रिज स्कूल है। एक चैप्टर और है, बट ये टॉपिक्स हमें इसमें करने होते हैं। और लास्ट वाला जो ब्लॉक 7 है तो उसमें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था सबल्टन स्टडी ज़रूर पढ़ के जाना, हर बार आता है, यूनिट 25 है और आपको एग्जाम में मिलेगा ही। इसके ऊपर वाला चैप्टर है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो,
तो ये भी कभी-कभी एग्ज़ाम में मिल जाता है, तो उनकी चॉइस है 10 में है चाहे 20 में है। तो देखो सबाल्टर्न स्टडीज़ की पहले बात बता रही हूँ, सबाल्टर्न स्टडीज़ जो है, ठीक है? ये कौन लेकर आए थे? रणजीत गुहा। रणजीत गुहा लेकर आए थे और इन्होंने इसके अंदर आपके कॉमन पीपल के बारे में बात की थी, क्योंकि आपके जो रणजीत गुहा हैं, वो आपके कॉलोनियल, आपके मार्क्सिस्ट, आपके नेशनलिस्ट इन तीनों के अगेंस्ट थे। क्यों? इन तीनों में से किसी ने भी अपनी हिस्ट्री राइटिंग के अंदर कभी भी सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में बात नहीं करी, हमेशा एलाइट क्लास के बारे में बात करी है। मतलब सारे अपर क्लासेस के बारे में बात करी है, लोअर क्लास के बारे में, कॉमन पीपल के बारे में, वर्किंग क्लास के बारे में कभी भी उनकी लाइफ के बारे में बताने की कोशिश नहीं करी। तो रणजीत गुहा का क्या मानना था, इन्होंने सबने अपनी हिस्ट्री राइटिंग लिखी है, लेकिन और अगर इन कॉमन पीपल के बारे में अगर बताया भी है तो इलाइट ग्रुप के साथ कनेक्ट करके, कभी इनके लिए लाइफ में सेपरेटली इनका रोल नहीं बताया। इस बात से रणजीत गुहा बहुत अगेंस्ट थे और इसी वजह से इन्होंने ये आपको सबल्टन स्कूल देखने को मिलता है, जो कि आपके सबल्टन क्लासेस के ऊपर थी, उनकी लाइफ कैसी थी, वो सारे कुछ जो उन्होंने मूवमेंट चलाए थे वो सब कुछ इसमें लिखा है। ठीक है, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात करते हैं तो आपको पता है कि हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो आपके किंग हुए, आपके जमींदार हुए, पीजेंट हुए, इसी तरीके से पीजेंट हुए, जमींदार हुए और किंग। तो आपको हिस्ट्री फ्रॉम बिलो करना है, तो उसी को आपको बताना है कि कैसे जो हम सीधे, क्योंकि हम सबको देखो फ्रॉम बिलो से समझ आ रहा है कि यहाँ पर अब सबसे पहले आप किसानों के बारे में पढ़ोगे, जमींदार के बारे में पढ़ोगे, फिर किंग के बारे में पढ़ोगे। अभी तक क्या सारे अबव पर फोकस करते हैं कि किंग, जमींदार, पीजेंट, तो उसका रोल बाद में पता चलता है। लेकिन अब यहाँ पर जो अभी इतिहासकार है उनका फोकस है कि हिस्ट्री फ्रॉम बिलो से पढ़ेंगे हम, हिस्ट्री फ्रॉम अबव से नहीं। अब हम पहले लोगों को पीजेंट के बारे में बताएंगे, इसका क्या रोल है, फिर जमींदार और लास्ट में रूलर के बारे में बताना है। ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताना है, ठीक है? चलो बात करते हैं आपके कॉलोनियल के बारे में और आपके नेशनलिस्ट, दोनों चैप्टर एक साथ बता दे रही हूँ, ठीक है? देखो कॉलोनियल इसमें और हिस्टोरियंस और हिस्ट्री राइटिंग जो है, जो भी वो आप सब बुक से याद कर लेना, मेन चीज बस आपको बता रही हूँ। देखो कॉलोनियल ये जो थे, ये आपके ब्रिटिशर्स है, ठीक है? और जो नेशनलिस्ट है ये आपके इंडियन से, ऑब्वियस सी बात है। और इन सबका जो एमरजेंस हुआ था, कब हुआ था? आपके 19 सेंचुरी में। यहाँ पर क्या है कि आपके जो कॉलोनियल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो ब्रिटिशर्स की तरफ है तो वो अपने आप को ही यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, अपने बारे में अच्छी बातें बोलेंगे। तो कॉलोनियल यानी कि जो ब्रिटिशर्स इतिहासकार थे, उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे थे, ब्रिटिशर्स की वजह से आज इंडिया में जो भी कुछ हुआ है सब अच्छा है, इनका मानना था और कहना था कि जो आपके नेशनलिस्ट हैं यानी राष्ट्रवादी हैं, इंडिया के जो लोग हैं इनमें यूनिटी नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था। तीसरा इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर जो राजा है वो क्या है आपका निरंकुशवाद, यानी आपका हमेशा अपनी मर्जी से ही करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्टर अपॉइंट करें लेकिन वो किसी से कोई भी चीज नहीं पूछता, अकेले ही जो भी उनको सही लगता है वो कि रूलर है अपने अकॉर्डिंगली करता है। और यहाँ पर इंडिया में क्लास स्ट्रगल हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है? ये सारी बातें जो है ब्रिटिशर्स ने आपके नेशनलिस्ट यानी इंडिया के बारे में बोला। इसी वजह से आप देखोगे 19 सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में यहाँ पर राष्ट्रवादी जो है वो ब्रिटिशर्स का जवाब देते हुए बोलेंगे कि आपने बोला कि हमारे देश में यूनिटी नहीं है, वो बात गलत है। इसीलिए 19वीं शताब्दी में आपके राष्ट्रवादियों का उदय हुआ था, क्योंकि जब हमें दिख रहा था कि आज ब्रिटिशर्स ने हमारे अगेंस्ट कितनी गलत बातें बोली तो उसको प्रूफ के साथ बोला था, ठीक है? इन्होंने बोला क्लास स्ट्रगल हमें देखने को मिला, यूनिटी नहीं है, प्रशासन अच्छा नहीं है और राजा जो है निरंकुशवाद निकला। तो यहाँ पर इनका मानना था कि यूनिटी नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो, है ना? यूनिटी मतलब हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में बहुत लड़ाइयाँ चलती है, किसी में कोई यूनिटी नहीं है, आपस में ही सब लड़ते रहते हैं। इस बात को गलत बोला है राष्ट्रवादी ने। उसने बोला अगर ऐसा होता तो हमने एंशियंट टाइम में देखा कि हिंदू जो डायनेस्टीज है वो रूल कर रही थी, लेकिन मेडिएवल में मुस्लिम ने रूल किया और जो हिंदू है उन्होंने उसका अच्छा खासा वेलकम भी करा, उन्हें वहां से भगाया नहीं था। आज उनके प्रशासन में भी देखोगे तो मुस्लिम्स के प्रशासन में भी हिंदू के लोग भी अपॉइंट किए गए थे, या हिंदू में भी मुस्लिम्स के लोग अपॉइंट किए गए थे। तो कैसे बोल सकते हो कि यूनिटी नहीं है, ठीक है? उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर इनको जो मानना है,
तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, चंद्रगुप्त मौर्य का जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन देखो, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सारा कुछ बहुत अच्छे खासे से एक्सप्लेन किया है, तो उसको जाकर के पढ़ो ताकि आप देख सको कि कितना अच्छा प्रशासन रहा। अकबर का प्रशासन आप देखो, शिवाजी का देखो कितना अच्छा है। तो इस सब का एग्जाम्पल दिया था किसने, नेशनलिस्ट ने। फिर उन्होंने बोला निरंकुशवाद है, किस बेस पर कह रहे हो कि यहाँ पर जो राजा है वो अपनी मनमर्जी का करता था, कभी भी उन्होंने अपनी प्रजा की नहीं सुनी या मिनिस्टर्स की नहीं सुनी। तो यहाँ पर इन्होंने किसके बारे में बोला, अकबर के बारे में बोला कि अकबर बहुत पावरफुल था, ठीक है, यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी में। लेकिन आप क्या देखोगे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर अकबर नहीं आएगा, यहाँ पर अशोक की बात होगी, ठीक है। तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक आए, तो अशोक ने भी क्या करा था, कुछ भी काम अगर वो करते थे तो वो पहले अपने मिनिस्टर से पूछते थे। अगर आप लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी को कभी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अशोक ने अपने प्रशासन के टाइम पर ही सबसे पहले गवर्नर अपॉइंट किया था, जो कि हमें चंद आप मौर्यन डायनेस्टी में इससे पहले देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर अशोक कोई भी काम करते थे तो वो क्या करते थे, पहले अपने लोगों से पूछ कर करते थे कि हमें ये चीज कर लेनी चाहिए या नहीं, पर यानी ये नहीं है हमने कोई भी डिसीजन अकेले ले लिया। तो इन्होंने यहाँ गलत प्रूफ किया। और साथ ही साथ क्लास स्ट्रगल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं आपस में। तो सबके अलग अलग है, मतलब कोई टैक्स पे कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा है, तो कोई एंजॉय कर रहा है लाइफ को। ये सारी बातें इन्होंने बोली। फिर उन्होंने बताया राष्ट्रवादियों ने कि अशोक ने आप देखो कितना अच्छा प्रशासन रखा हुआ था, वो इतना पावरफुल रूलर था। बस वही बात है कि उन्होंने कलिंग वॉर के बाद जो है क्या करना, वॉर करना को मना कर दिया था, अपने एम्पायर को बढ़ाया था, लेकिन रिलीजन के बेस पर, है ना, ये सब आप लोग जानते ही हो। तो ये सारी बातें नेशनलिस्ट ने कॉलोनियल के अगेंस्ट बोली कि आप लोग जो इंडिया के बारे में सोचते हो, बोल रहे हो, वो सब कुछ गलत है। कॉलोनियल ने बोला मतलब यहाँ इंडिया के लोग इलिटरेट है, ठीक है, अगर हम नहीं आते तो आज इंडिया के हालात बहुत खराब होते। तो ये सारी बातें इन दोनों के बीच में हुई थी। तो जो जो यहाँ बातें इन्होंने बोली उसी को सही करा था इसमें। ये दोनों में यही चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। बस आपको बुक खोलना है और बुक के अंदर देखो कहानी तो आप लोग समझ गए। बस मेन जो है इस ये बुक्स एंड ऑथर जो उसमें नाम मेंशन किए गए वो आपको याद करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो अपनी बुक ओपन करना और जितने भी स्टोरियंस और उसकी बुक है कम से कम 4-5 तो याद कर लेना और वो उसमें मेंशन कर देना। क्लियर हो गया? जैसे नेशनल हिस्टोरियोग्राफी में आरसी मंजूमदार का नाम याद रखो, जिन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ एंशियंट इंडिया बुक लिखी थी, ठीक है, जिन्होंने पूरा की इंडियन हिस्ट्री में इंस्टीट्यूशन कैसा रहा उसको एक्सप्लेन किया। तो मेरी तरफ से इतने चैप्टर सफिशिएंट हैं, और भी बहुत चैप्टर्स हैं, बट अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने पहले ही कहा सब कुछ करने से अच्छा है जितना मैंने आपको कराया, बल्कि एक्स्ट्रा ही करा दिया है। तो आप इजीली से 5 क्वेश्चन एमएचआई 03 में अटेम्प्ट कर लूंगे। आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और पूरे एमएचआई 3 के बारे में अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देख लिया तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप चूज कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को सेकेंड ईयर में, तो एमएचआई 3 आपका हमेशा से हिस्टोरियोग्राफी था, है, रहेगा भी। और ये सबको कंपलसरी भी होता है, इतिहास लेखन, पूरे हिस्ट्री राइटिंग। और कैसे लिखना है, क्या लिखना है वो मैंने बता दिया। हर एक टॉपिक को मैंने आपको समझा दिया है। बस आपको क्या करना है, अपनी बुक ओपन करनी है और 3-4 कम से कम बुक्स एंड ऑथर्स आपको याद करने हैं, किसने कौन सी बुक लिखी है। बाकी आप इस वीडियो को एंड तक सुन लेना। और नया बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, मैंने पहले ही बताया 1 जनवरी 2023 से इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है 88219698 पे इनरोलमेंट करा सकते हैं। सिंगल नोट्स भी चाहिए तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है। और नए बैच में ज्वाइन करना है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर क्लास करी, यहाँ पे इतने डिटेल में नहीं पढ़ पाए, लेकिन वहाँ पर पूरे डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और इस बैच को लेने के बाद आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं होगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना सभी का प्यार दिखाना, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे। और जब आप अपने एग्जाम देकर ना, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे पढ़ाए हुए या मेरे बताए हुए क्वेश्चन से आप लोगों को कितनी हेल्प हुई। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।